मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे तुझे नमस्कार। मिर्ची लगी तो हमने मैं एक क्या बात कही करूं, का ओ तुझे मिर्ची ये लगी तो एपिसोड मैं साल क्या करूं। 2021 का पहला है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये साल हम सबके लिए पिछले साल यानी कि साल 2020 से बेहतर गुजरेगा। देखिए, अब सवाल बेहतर गुजरने का तो यूँ है कि अगर जो हम अपने घर में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं और उसमें से हम किसको बेहतर समझते हैं, ये सोचने वाली बात है और हर नज़रिए से अलग अलग तरह से इसको देखा जा सकता है। तो साहब, मेरा ये साल 2020 एक तरह से तो बहुत बढ़िया गुजरा क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहने का मुझे अवसर मिला, परंतु एक तरह से बहुत बुरा भी गुजरा क्योंकि मैं अपनी एक बेटी के पास था और दूसरी बेटी मुझसे 6 महीने दूर रही। तो साहब, अफसोस की बात तो ये रही। अब दूसरी बात ये आती है कि इस साल में ज़्यादातर वक्त घर के अंदर ही गुजारा गया और आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो खुद को यायावर कहना पसंद करते हों, उनके लिए घर के अंदर रहना कितना दुखदाई और कितना कष्टकर रहता होगा। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं अपनी मुजफ्फरपुर के जीवन के दौरान से। तो अब मुजफ्फरपुर का जीवन मेरा यूं है कि ये जीवन दो हिस्सों में गुजरा। मैं मुजफ्फरपुर अपनी ज़िंदगी में 2 बार रहा। रहने का मतलब ये कि वहाँ पर कुछ समय तक नौकरी करता रहा। पहला समय 6 महीने का गुजारा और दूसरा लगभग 2 साल से थोड़ा सा अधिक। तो अब ये पहले समय की बात है। ये वो समय था जबकि मैं वर्ष 1977 में पहली बार तो नहीं कहना चाहिए, मगर बिहार में रहने के लिहाज से पहली बार गया था। तो साहब, मुजफ्फरपुर पहुँचे और हम तो बनारस के रहने वाले आदमी मुजफ्फरपुर पहुँच के हमारी आंखें थोड़ी सी चौंधिया सी गईं। ना 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 ना, ये मत समझिएगा कि चौंधिया इसलिए गई कि मुजफ्फरपुर की चमक दमक देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए, परंतु उस समय हमको लगा ये कि मुजफ्फरपुर कमिश्नरी टाउन है और इसका ये हाल, यानी कि जो उनकी मुख्य सड़क थी उसमें जो बाजार था वो देखने के बाद कहाँ एक तरफ मुझे बनारस का गोदौलिया दिखाई पड़ता था और वहीं बरेली का अपना बड़ा बाजार या किप्स की दुकान और लखनऊ का हजरतगंज और वहाँ मुजफ्फरपुर का स्टेशन के बाहर से शुरू होने वाला बाजार और जो कल्याणी चौक तक जाता था। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो मेरे साथी जो रहने वाले मेरे दोस्त हैं वो नाराज़ ना हो, मैं आपको अपनी पहली प्रतिक्रिया से अवगत करा रहा हूँ। तो साहब खैर, हम मुजफ्फरपुर पहुँचे और उस वक्त ये एक हंसी की बात है कि नौकरी करने निकले थे घर से और जानते हैं हमारे साथ हमको छोड़ने कौन आया था? बनारस से मुजफ्फरपुर तक मुझे छोड़ने के लिए मेरे माता पिता आए थे। हाँ हाँ साहब, मैं उन चंद लाडले बच्चों में था जिनको कि अकेले घर से बाहर निकलने में, यानी उस उम्र में भी मेरे माँ बाप जो थे वो डरते थे कि न मालूम बच्चा कहीं भटक न जाए। तो खैर साहब, उन्होंने अपनी रसूख से मेरे रहने का भी इंतज़ाम कुछ किया था। एक कोई होटल था शायद, उसमें एक कमरा हमने महीने के आधार पर लिया था और वो होटल स्टेशन के काफ़ी पास था और हमारी ब्रांच वो तो स्टेशन के ऑलमोस्ट एकदम सामने थी। ब्रांच मतलब मैंने आपको बताया होगा कि मैं स्टेट बैंक की मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच में पोस्ट हुआ था, प्रोबेशनरी ऑफिसर। पहली ब्रांच थी मेरी वो। तो साहब, 2 दिन बाद 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 2
तो अब साहब वहाँ पहुँच गए, हम वहाँ रहने लगे और शनिवार का दिन था, तो शनिवार के दिन माता पिता वहाँ रहे। उसके बाद मैं उनके साथ बनारस चला गया वापस, और सोमवार की सुबह यानी कि शनिवार की रात में बनारस पहुंचा और इतवार की रात में फिर वहां से चला और सुबह वापस मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में रहना शुरू हो गया। धीरे धीरे परिचय बढ़ा, दोस्तियां हुई, लोगों से जान पहचान हुई। कुछ ऐसे घनिष्ठ दोस्त बन गए जो कि 43 साल हो चुके हैं अब तक, 43 साल बाद भी दोस्त हैं और दोस्तियां चल रही हैं। तो साहब वो दोस्त और परिवार तो अब सब एक हो चुका है। तो अब आपको बताता हूं मुजफ्फरपुर में जो खान पान हम लोगों का था उससे कुछ फर्क था। अब मुझे मालूम नहीं कि पिछले 30-40 साल में मुजफ्फरपुर में क्या हो गया होगा, परंतु उस समय में स्टेशन के बाहर जो छोटे मोटे ढाबे होटल टाइप के थे, वहाँ पर हमको राइस प्लेट मिलती थी। राइस प्लेट में होता क्या था, चावल, और वो चावल जिसको हम लोग बॉइल्ड राइस कहते हैं, वो बॉइल्ड राइस और एक पानी जैसी दाल, और उसके बाद खाली चावल की प्लेट का दाम होता था। उसके साथ में एक छोटी कटोरी में कुछ रसेदार सब्जी और आलू की भुजिया और एक छोटा सा पापड़ और उसके साथ में कुछ अचार। तो साहब ये खाना था। मगर यार हम तो खाना, हमें दिन में खाने से नींद आने लगती थी, तो हम कोशिश ये करते थे कि दिन में खाना ना खाया जाए। मगर यार अब दिन में भी खाना ना खाया जाए, और सुबह अगर आप नाश्ता करने के लिए निकलते तो फिर ब्रेड ऑमलेट ये सब उपलब्ध था। मगर अब हम तो ठहरे नहीं परदेसी नहीं, थोड़े से एडवेंचरस। तो हमारे एडवेंचर की हालत ये थी कि हम हर दिन कुछ नई चीज़ खाने को ढूंढते थे कि आज क्या नई चीज़ हो सकती है। देखिए घर में तो, जब घर में रहते थे तो बिल्कुल आयरन क्लैड रूल चलता था कि जो बना है चुप करके खा लो। मगर बाहर रहने पर तो आज़ादी रहती है ना, और हम तो नए नए बाहर निकले थे। तो साहब एक दिन अपने होटल से चलते हुए और हम आ रहे थे ब्रांच की तरफ, ये पहले दूसरे हफ्ते की बात है। एक छोटी सी दुकान जिसमें सामने एक आदमी जलेबियां बना रहा था, और दुकान के अंदर निहायती कालिक और दही। वहीं पर हमने देखा बगल में दही के कूंडे भी रखे हुए थे। तो हमने कहा वाह यार, ये तो हमें अपना बरेली याद आ गया। बरेली में जलेबी और दही खाया जाता था, वो बड़ा बढ़िया नाश्ता माना जाता था। तो साहब हम चूंकि सुबह सुबह ऑफिस के लिए आ रहे थे और शायद थोड़ी देर में ही उठे थे, तो इसलिए बस उठे, नहाया और चले आ रहे थे ब्रांच की तरफ। तो थोड़ी भूख भी लग रही थी। अब साहब हमने जलेबी मांगी, तो उसने कहा बैठकर खाएंगे या ले जाएंगे। हमने कहा नहीं, अंदर देखा बैठकर खाएंगे। चलिए, कुछ थोड़ी काइट से भरी हुई बेंचें थी और अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको देखकर मेरा थोड़ा अभिजात्य मतलब अभिजात्य वर्ग होना मुझे समझ आया कि मैं इन लोग से ऊंचा हूं। परंतु फिर मैंने कहा व्हाट द हेल, क्या यार, कौन से ऊंचे हो, चलो बैठो। और फिर अपने आप को समझाकर मैंने दुकानदार से कहा कि नहीं नहीं मैं बैठता हूं, आप मुझे दे दीजिए। दुकानदार तो पहले तो भोजपुरी न सुनकर हिंदी सुनकर उसने समझ लिया कि यह आदमी तो थोड़ा अलग है, और चूंकि मैंने उसको आप और दे दीजिए इस तरह की बातें की थी, तो उसे शायद थोड़ा मैं फर्क भी लगा होऊंगा। मैं अंदर बैठ गया, उसने मुझे जलेबी दी। मैंने कहा भैया थोड़ा दही भी दे दीजिए। अब तो दुकानदार मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि वो एक हाथ में जलेबी और एक हाथ में मिट्टी के बर्तन में कुछ और भी लेकर आया था। तो उसने कहा और आपको दही चाहिए, ये नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। मैंने कहा जो भी है मुझे नहीं चाहिए।
क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे जलेबी के साथ कुछ और भी टिकाना चाहता है, यानी कि समोसा जैसे कोई चीज़। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और साहब मैंने जलेबी ले ली और वो लेकर आया दही थोड़ा एक प्लेट में या कटोरे में या शायद मिट्टी के बर्तन में ही। और साहब मैंने दही और जलेबी मिलाकर खाना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं, शायद 100 ग्राम जलेबी ली या 200 ग्राम ली या 250 ग्राम ली, क्योंकि मैं वैसे बता दूं मैं 250 ग्राम भी खा सकता था, ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। परंतु आज जब सोच रहा हूं तो लगता है कि शायद 250 तो नहीं होगी, मगर 100-200 तो होगी ही। साहब वो जलेबी ली, दही के साथ खाई और पैसे दिए, आगे बढ़ गया, चला आया। बस साहब अगले दिन फिर सुबह दुकान के सामने से निकले और हमने जलेबी लिया, दही लिया, बैठकर खाने लगे। इस तरह से 4-5-6 दिन गुजर गए और हम आते रहे, बैठते रहे, दुकानदार से दुआ सलाम, पहचान हो गई, बातें करने लगे। देखिए दुकानदार भी कोई बहुत बुजुर्ग आदमी नहीं था, मुझसे थोड़ा उम्र में ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त 22-23 साल का था, दुकानदार शायद 40 साल का रहा होगा। तो दुकानदार से मैंने पूछा कि ये आप दूसरी चीज़ क्या देते हैं लोगों को? तो उसने कहा कि अरे साहब ये चने की दाल देते हैं। तो मैंने कहा जलेबी और चने की दाल, ये क्या कॉम्बिनेशन होता है? उसने कहा साहब जलेबी के साथ चने की दाल ही खाई जाती है। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है। बोला साहब अजीब बात तो ये है कि जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब? उसने कहा जलेबी के साथ दही। बोला गर्मा गर्म आप जलेबी निकालते हैं और उसको इस ठंडे दही के साथ खा रहे हैं तो क्या मज़ा आता होगा, और दही में तो जब आपने कुछ मिलाया ही नहीं तो स्वाद क्या है? यार आज सोचता हूं तो उसका लॉजिक तो मुझे सही लगता है, परंतु उस वक्त शायद मैंने कहा अरे चने की दाल खाना तो बड़ी बेवकूफ़ी है। तो वो बोला बड़ी बेवकूफ़ी वो है जो आप कर रहे हैं। चूँकि उस वक्त तक थोड़ी हंसी मजाक दोस्ती का सा टोन आ चुका था, तो मैंने यूँ तो बुरा नहीं माना। अब आज सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इट वॉज क्वाइट ऑफेंसिव, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझको लगा कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बातचीत है। शायद युवावस्था में थोड़ी इस तरह की बात खिलंदड़ापन चलता भी है। तो खैर मैंने उससे कहा कि यार तो फिर थोड़ी चने की दाल मुझको भी दो, मैं भी ट्राई करता हूँ। मगर आपसे सच बताता हूँ मुझे चने की दाल और जलेबी का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया। तो खैर साहब ये हो गया। अब ये जलेबी और चने की दाल का किस्सा मैंने अपने घर पर भी बताया, बनारस के दोस्तों को भी बताया, और मेरी तरह सभी हक्के बक्के हतप्रभ रहते गए। अब आपको एक बात और बताऊं, वहीं मुजफ्फरपुर में ही मैंने पहली बार, हमारे एक अग्रज हमसे सीनियर हमारे दोस्त थे, दोस्त तो कहना मतलब मैं उनको दोस्त कहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, हमारे अग्रज हमसे बड़े ही थे, वो भी हमारे साथ शाखा में काम करते थे, अरुण कुमार जी। तो अरुण कुमार जी मुजफ्फरपुर के निवासी थे और उनके साथ हम लोग रह कर के, क्योंकि उनकी साहित्यिक अभिरुचि थी और तो उनके साथ रह कर के हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बातें करते थे। वहीं पर मैंने उनसे पहली बार फणीश्वर नाथ रेणु वगैरह का जिक्र सुना था। फणीश्वर नाथ रेणु का जिक्र के साथ में आपको यह बता दूं कि मेरे दिमाग में फणीश्वर नाथ रेणु केवल तीसरी कसम के लेखक थे। तो वो चीज़ क्या थे मैं नहीं जानता था, और उनके लेखन की विधा और शैली और इसके बारे में मुझे अधिक ज्ञान नहीं था। तो वहाँ पर अरुण कुमार जी के साथ रहकर मुझे उस विषय में चर्चा करने का, कुछ कविताओं के विषय में चर्चा करने का मौका मिला। मगर उस चर्चा में वो बोलते थे, मैं सुनता था, मैं केवल जिसे कहते हैं कि एक एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर था, मगर उनका सानिध्य साथ मेरे को अच्छा लगता था। तो हाँ, बात खाने की हो रही थी। अरुण कुमार जी अक्सर शाम को मुझे और हमारे जैसे जो 2-3 और नए रणबांकुरे बैंक में आए थे, हम लोगों को लेकर के जाते थे, और चाय की दुकान थी एक वहीं कचहरी कंपाउंड में पीछे की तरफ, और वहाँ पर मैंने पहली बार उनके साथ सेव बूंदिया खाया। सेव बूंदिया आप समझते हैं क्या होता है? वो होता है सेव, यानी कि बेसन का सेव, और उसको बूंदी में डालकर
बूंदी उसके साथ में मिलाकर खाना, ओह इट्स हेवनली। बहुत ही अच्छा स्वाद होता है उसका। परंतु कुछ लोग तो मेरा आज भी उसके लिए मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ वो नमकीन चरपरा सेव और उसके साथ में वो मीठी बूंदी। मगर जो स्वाद उसका मुझे उस समय लगा, आप मेरी आवाज़ सुन के समझ रहे होंगे कि इस वक्त भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं उसकी याद कर रहा हूँ। बात सिर्फ सेव बूंदिया की या दही जलेबी की नहीं है, बात है खाने के साथ जुड़े हुए उन दोस्ती के लम्हों की, उन कहानियों की जो हम उनके साथ में जोड़ते हैं, उनके साथ में सुनते हैं, और उन भावनाओं की जो वे भोजन जब वो खाद्य जब भी अब सामने आते हैं तो उनके साथ में जो बातें जुड़ी हुई साथ में दिमाग में आती हैं, मैं उनकी याद करता हूँ और भाव विभोर हो जाता हूँ, यही कह सकता हूँ। और मैं इतना अवश्य बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में जहाँ भी गए वहाँ पर मैंने तो ये कोशिश की है कि कुछ न कुछ नया खोजूं। हालांकि जो जाना पहचाना चिर परिचित, जैसे कि अपने बरेली की जलेबी और दही मुजफ्फरपुर में खोजना, ये भी होता रहा, परंतु उसके साथ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट वो भी करने का मौका मिला। और मुझे अपने ऊपर खुशी है कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। और देखिए मैं आज आपके साथ इसको साझा भी कर रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ। आप भी कभी अगर मुजफ्फरपुर जाएं तो मुझे बताइएगा कि मुजफ्फरपुर में अभी भी जलेबी और चने की दाल मिलती है या नहीं, सेव बूंदिया की दुकानें हैं या नहीं, और मैं इंतज़ार करूंगा आपकी बात सुनने का। तो आज के लिए मैं यहीं पर बस करता हूं, क्योंकि समय हो गया है। और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं। नए साल की फिर से शुभकामनाएं एक बार आप सबको, और हम लोग आगे फिर बातें करते रहेंगे। हमने एक बात कही में हमारी फिर मुलाकातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।